उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स इतने एक्टिव नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, तंदुरुस्त नहीं होते कि वो प्रेगनेंसी हो सके, तो वो किसी भी रैंडम इंसान के या कोई भी अपना कोई रिश्तेदार ले आता है, उसके स्पर्म्स को उसके शौहर के स्पर्म्स के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल के अंदर। आपका पहला सवाल कि शादी के 2-3 साल बाद अगर बच्चा पैदा करो तो उसका क्या बेनिफिट है। डोमिनेंट हो जाता है बेसिकली, वहाँ पे बेटी हो जाती है, और जहाँ पे वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट हो जाता है जो कि मेल की तरफ से आता है, हाँ जी, वहाँ पे बेटा हो जाता है। तो बेसिकली बेटा नहीं है या है, ठीक है, तो इसका सारा कसूरवार जो है ना वो मर्द है, कि मर्द ने जो है वो वाई क्रोमोसोम भेजना है तो बेटा पैदा होगा, अगर नहीं भेजेगा तो नहीं। और अगर आप चाहते ही नहीं हो कि बेटी पैदा हो, कि औरत पैदा हो, तो फिर आई थिंक कि मर्दों को चाहिए कि फिर वो बच्चे पैदा करना शुरू कर दें। बहुत अच्छा सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं। बेसिकली प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी जैसे कि नामों से जाहिर हो रहा है कि प्लान्ड प्रेगनेंसी वही होती है जो आप माँ की सेहत को, अपने फाइनेंसेस और हर चीज़ को देख के मद्देनज़र रखते हुए एक आप बेबी प्लान करते हैं, इसको कहते हैं प्लान्ड प्रेगनेंसी। एक अनप्लान्ड प्रेगनेंसी होती है जो हमारे लेमैन टर्म में हम लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा मुझे पता ही नहीं चला हमल हो गया, ठीक है, इसको कहते हैं अनप्लान्ड प्रेगनेंसी। उसमें ना माँ को अपनी हेल्थ का पता है कि आया उसकी बॉडी फिट है उस प्रेगनेंसी के लिए या नहीं, आया उसके घर में, जैसे कि हमारे इस्लाम में भी ये है कि माँ का तंदुरुस्त होना, ठीक है, और आपके पास इतने रिसोर्सेज हों कि आप जो है वो उस बच्चे की प्रॉपर एक परवरिश कर सको, उसको पाल सको, और मदर की बेसिकली मदर की मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी हो कि वो उस बच्चे का ख्याल रख सके, ठीक है। इन सब चीज़ों के होते हुए आप प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए। अगर एक मदर है वो मेंटली सिक है, उसको कोई दिमागी मसला है, साइकोटिक मेडिसिन वो लेती है, तो उस मदर से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो उस बच्चे की क्या, वो अपनी देखभाल नहीं कर सकती है, वो उस बच्चे की क्या देखभाल करेगी। तो यहाँ पे आ जाता है प्लान्ड और अनप्लान्ड प्रेगनेंसी का कॉन्सेप्ट। देखिए हमारे मेडिकल टर्म में एक यूज़ होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का मतलब ये होता है कि आपका पहला साइकिल, किसी भी लड़की को जो पहला साइकिल पीरियड्स जो आते हैं, ठीक है, वो उसके बाद से उसकी रिप्रोडक्टिव वो एज हो जाती है। आजकल ये रेशो हम लोगों का बहुत वो हो गया है कि जिसमें एज जो है ना, बहुत छोटी एज में बच्चियों को पीरियड्स होना शुरू हो गए हैं। उसके बहुत सी वजूहात हैं, जंक फूड खाते हैं, जो चिकन बेसिकली हम यूज़ करते हैं उसको बहुत से हार्मोनल इंजेक्शंस लगे होते हैं मोटा ताज़ा फुलाने के लिए, ठीक है, और अक्सर जो है वो जो हम गाय भैंसों का दूध भी पीते हैं उनको भी इंजेक्शन लगा लगा के उनके प्रोडक्शन दूध की ज़्यादा की होती है। तो जब ये सब चीज़ों में मिलावट होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात पे लड़कियों को पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब आप कहें कि एक 10 साल की बच्ची अगर उसको पीरियड्स हो रहे हैं, उस एज में उसकी शादी तो नहीं आप कर सकते, ठीक है। तो उसमें हम लोगों के जो है कि हमारे इस्लाम में जो कहा नहीं था कि जब लड़की बालिग हो जाए, उन ज़मानों में बालिग होने का मकसद होता था, मतलब था 18 साल 16 साल की उम्र, ठीक है। अब आजकल वो रेशो चला गया 10 साल 11 साल पे, तो आप ये देख लें यहाँ से कितना डिफरेंस है। तो आई थिंक कि लड़की को उस टाइम उसकी शादी करनी चाहिए बेसिकली, और वो ताकि कि वो ख़ुद भी इन चीज़ों को समझ सकती हो, थिंकिंग मैच्योर हो जाए उसकी, उसको पता हो कि हामला होना क्या होता है, ये इन सब चीज़ों की नो हाउ हो। देखिए कुछ एक बेसिक इनिशियली जिसको हम साइलेंट सिम्टम्स कहते हैं, मॉर्निंग सिकनेस होती है, सुबह सुबह दिल ख़राब होता है, मतली होना शुरू हो जाए, ठीक है, उसमें ये होता है वो एक आपके पास वेग सी चीज़ें आ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसको हमल ही हो रहा है इस वजह से है, उसको मैदे की तकलीफ़ भी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर किसी को ये चीज़ लगती है कि वो हामला है और वो ये कंफर्म करना चाहती है, सबसे पहले तो कंफर्म करने का आ गया कि इसमें कंफर्म कैसे किया जाए। तो बेसिकली हमारे जो लोग हैं जिनको इतना आइडिया नहीं है वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जाके कहते हैं कि जी हमने अल्ट्रासाउंड कराना है। जो बिल्कुल इनिशियल प्रेगनेंसी होती है अक्सर औकात वो अल्ट्रासाउंड पे नहीं शो होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारी जो यूट्रस की अंदर वाली वॉल जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं सिर्फ वो थिक हुई होती है, ठीक है। वो थिक दो कंडीशन में, या तो प्रेगनेंसी की सूरत में भी थिक हो सकती है या अगर उसको पीरियड्स होने वाले हैं उस सूरत में भी। तो इसको फिर हम फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग पेशाब के पहले टेस्ट करवाते थे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करा लें आप जाके, उससे भी जदीद एक चीज़ है जिसमें हम कहते हैं ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट। हम ब्लड के अंदर सीरम बीटा HCG, ये नाम मैं ज़रूर बार बार कोट करना चाहूँगी, सीरम बीटा HCG, इम्यूनो
कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो ब्लड के अंदर होता है। ब्लड के अंदर आपकी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी भी डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड से पहले, क्योंकि अल्ट्रासाउंड जब क्लियर नहीं होगा तो आप फिर कहेंगे लो जी डॉक्टर ही निकम्मा था जिसको पता नहीं था, ठीक है। तो आपको बीटा HCG अपना जाके सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि प्रेगनेंसी आया है या नहीं है। कुछ लोगों को जैसे 3 महीने गुजर जाते हैं, वो बॉदर ही नहीं करते हैं कि उनकी प्रेगनेंसी है या नहीं है, ठीक है, वो चेक ही नहीं कभी कराते। तो फिर जाके 3.5 मंथ्स में उनको याद आता है कि अच्छा जी हमने चेक कराना है अब जाके, तो उतने तक तो आपका प्रेगनेंसी जो है वो आपके अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर है उस पर आ जाती है, ठीक है। जो बहुत अर्ली प्रेगनेंसी होती है, जैसे किसी के सिर्फ 40 डेज़ 45 डेज़ 50 डेज़ गुजरे होते हैं, उन कंडीशंस में जो भी हामला खातून है उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट में शुरू से अपनी डाइट को अच्छा रखें। शुरू में मतली होती है, उल्टी होती है, दिल नहीं करता खाने का, उस टाइम पे बेसिकली हम फोलिक एसिड देते हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में फोलिक एसिड देते हैं, ठीक है। उस और नेक्स्ट 3 मंथ्स में उसके बाद 4th मंथ से ऑनवर्ड 9 मंथ्स तक हम आयरन और कैल्शियम पे रखते हैं। तो जो फर्स्ट 3 मंथ्स में हम फोलिक एसिड देते हैं वो बेसिकली उस टाइम पे बच्चे का नर्वस सिस्टम बनना होता है। फोलिक एसिड बेसिकली जो है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जो बच्चे के अंदर आते हैं, जो दिमाग से रिलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं, उससे बचाने में हेल्प करती है। उसके बाद जहाँ तक खून की कमी की बात रहेगी, डाइट अच्छी रखें। अपनी डाइट में आप कीमा खाएं, आप खजूर खा सकते हैं, आप गोश्त खा सकते हैं, आप लोबिया खा सकते हैं। ये वो चीज़ें जिससे आयरन बनता है। सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स और 4 मंथ से 9th मंथ तक फोलिक उसके आयरन और कैल्शियम। आयरन आप जो है फी फॉलवेट बहुत अच्छी टैबलेट है, ये बहुत पुराने ज़मानों की टैबलेट है, ये भी मैं बता दूँ। लोग अक्सर समझते हैं ना कि जो पुराने गोलियां हो गई हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, जदीद जो आ रही हैं वो अच्छी हैं, ऐसा नहीं है। उसके अंदर आयरन के स्टोर्स, एब्जॉर्प्शन, रिजर्व्स ज़्यादा हैं, बजाय ये कि हम जो सेंगोबियान, माल्टोफर और इधर उधर की जो और आयरन की टैबलेट्स लेते हैं वो सिर्फ हमारे मैदे को अपसेट ज़्यादा करती हैं, लेकिन उसके अंदर से आयरन प्रोड्यूस इतना होता नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसलिए फी फॉलवेट लें आप। कैल्शियम आप कैल्सी की फॉर्म में ले सकती हैं, CAC 1000+ की फॉर्म में, कैल्सान डी की फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम और कि हमारी सोसाइटी इस तरह की है, मुआशरा ऐसा है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो उसमें कहा जाता है, सबसे पहले यही कहा जाता है कि इस लड़की में कोई मसला है। लेकिन वो ये क्यों नहीं सोचते कि प्रेगनेंसी होना ना होना इसके अंदर तो मर्द भी उतना ही इन्वॉल्व होता है जितनी औरत इन्वॉल्व है, बिल्कुल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, ना मर्द ने अकेले ने बच्चा पैदा करना है, ना औरत अकेली बच्चा पैदा कर सकती है। तो इसीलिए मर्द और औरत की इकट्ठी इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ के अंदर। तो अगर आप औरत को कसूरवार ठहरा रहे हो तो वो लड़का भी उतना ही कसूरवार है। डिपेंड करता है आप सबसे पहले जो हम लोग बेसिक एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी तरह की प्राइमरी सब फर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए, जिनका बच्चा नहीं होता, एक भी बच्चा नहीं है जिनका, उसको डायग्नोज करने का ये होता है कि हम कुछ हार्मोनल टेस्ट देते हैं जो कि फ़ीमेल के हार्मोन सिस्टम्स को देखता है, ठीक है। और हम साथ में हस्बैंड के टेस्ट का भी बोला जाता है, जहाँ पे हमारे माशरे में बहुत बड़ा टैबू है कि जहाँ पे भी हम हस्बैंड का टेस्ट लिख के देते हैं ना, वहाँ पे लोग कहते हैं लो जी डॉक्टर ही निकम्मा है। बिल्कुल, लड़के को तो कोई मसला हो ही नहीं सकता, लेकिन उनको नहीं पता कि आजकल क्या मसले, क्या जदीद दौर आ गया है कि लड़कों के ही मसले सबसे ज़्यादा होते हैं बल्कि, ठीक है। लेकिन वो चीज़ किसी को पता कभी चलती नहीं है, लोग उस तरफ आते ही नहीं हैं। और लोग क्या करते हैं, अच्छा जी हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे, हम तीसरी शादी करा देंगे। तो इस तरह की चीज़ें, तो दोनों की इन्वॉल्वमेंट एक जितनी है इस चीज़। आप मुझसे पर्सनली पूछे तो मुझे बेटियाँ बहुत पसंद हैं, बल्कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग में थी तो वहाँ पे कोई भी औरत आके जब डिलीवर हम करा रहे होते थे तो बेचारी सबसे पहले यही सवाल करती थी बेटा है या बेटी है। तो जब मैं किसी को बताती थी कि बेटी है तुम्हारी तो वो एकदम से अफसरदा हो जाती थी। मैं कहती थी अफसरदा क्यों, बेटी ना हो तो लोगों की नस्लें कैसे बढ़े। बिल्कुल, ठीक है। जाहिर है जो माँ बेटी पैदा कर रही है तो वो भी तो खुद भी तो बेटी है जो बच्चा पैदा कर रही है, औरत है जो बच्चा पैदा कर रही है। अगर आप चाहते ही नहीं हो कि बेटी पैदा हो, कि औरत पैदा हो, तो फिर आई थिंक कि मर्दों को चाहिए कि फिर वो बच्चे पैदा करना शुरू कर दें, ठीक है। तो उसके अंदर ये है कि फीमेल और मेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं जिसके ऊपर ये होता है कि दोनों में से एक एक क्रोमोसोम आना होता है। मेल अगर तो एक्स फीमेल में से आता है, वाई मेल में से आता है, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं। जहाँ पे एक्स डोमिनेंट हो जाता है बेसिकली वहाँ पे बेटी हो जाती है, और जहाँ पे वाई क्रोमोसोम डोमिनेंट हो जाता है जो कि मेल की तरफ से आता है, हाँ जी, वहाँ पे बेटा हो जाता है। तो बेसिकली बेटा नहीं है या है,
ठीक है, तो इसका सारा कसूरवार जो है ना वो मर्द है कि मर्द ने जो है वो वाई क्रोमोसोम भेजना है तो बेटा पैदा होगा, अगर नहीं भेजेगा तो नहीं। और अब वो वाई क्रोमोसोम भेजना भी मर्द के हाथ में नहीं है, वो अल्लाह की मर्जी है। तो इसमें आप मर्द को भी नहीं ब्लेम कर सकते कि वाई क्रोमोसोम तुमने क्यों नहीं भेजा। हाँ। वो जेनेटिक मेकअप है, वो रब बनाने वाला है, तो वो अल्लाह की तरफ से ही जाती है। जो भी चीज़ अल्लाह ने सब बता दिया कि किसके घर बेटा होना है, किसके घर बेटी। तो आई थिंक ये पैगाम उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, अगर बेटी नहीं होगी तो नस्लें उनकी भी नहीं आगे बढ़ सकती हैं। इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपका टाइम के हिसाब से कहीं पेट बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा। फर्स्ट 3 मंथ्स में एवरी मंथ आपने अपना चेकअप कराना है, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में भी इसी तरह। और जब आपका 9th मंथ स्टार्ट होता है एवरी वीक आपको चेकअप कराना है, लेकिन हर महीने आपको 8 मंथ्स तक अपना डेली हर मंथली बेसिस पे अपना चेकअप कराना ज़रूरी है। वो इस वजह से कि आपकी मॉनिटरिंग होती रहती है कि पानी बच्चा उल्टा है सीधे। आपका पहला सवाल कि शादी के 2-3 साल बाद अगर बच्चा पैदा करो तो उसका क्या बेनिफिट है। उसका बेनिफिट कोई देखें, हमारे इस्लाम में तो नहीं कहा गया कि शादी के 2 से 3 से 4 5 साल बाद आप बच्चा पैदा करें। बच्चा पैदा अगर आप करना चाहते हैं, आप अगर मदर और फादर दोनों फर्टाइल हैं, अगर मेल फीमेल्स, ठीक है, और अगर वो उनका बेबी वो नहीं पैदा भी करना चाह रहे, वो प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं, तो ये उनकी अपनी विश है, ये उनकी अपनी विल है कि वो नहीं अभी करना चाह रहे। प्रॉबेबली कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से वो नहीं करना चाह रहे, या मदर की हेल्थ का कोई इशू है। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें मैं जैसे आपको पहले मैंने बताया कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें प्लान अनप्लान प्रेगनेंसी, जैसे मैंने बताया। दूसरा आपका सवाल कि एबॉर्शन करवाना, हाँ जी, कितना लीगल है और क्या असरात होते हैं एक औरत के ऊपर। एबॉर्शन हमारे जैसे इस्लाम में है कि अगर तो बच्चे के अंदर कोई बनावटी नुक्स है, उस सूरत में आप एबॉर्शन करा सकते हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हमारी हमल खुद ही ठहर गया, हमें पता नहीं चला, हम नहीं चाहते, हमारा शौहर के साथ हमारे तनाज़ात हैं, मेरे लॉज में ये मसले हैं, तो हम बच्चा नहीं चाहते, आप एबॉर्ट कर दें। ऐसी कंडीशंस में, इस तरह की किसी भी कंडीशन में आपकी अपनी जहाँ पे मर्ज़ी से आप अपना बच्चा एबॉर्ट करा रहे हो, वो बिल्कुल इलीगल है। कोई बच्चा है जैसे वो एनॉमलस बेबी है और उसकी टर्मिनेशन करा दी है, अबॉर्ट करा दिया है, जो कि हमारे इस्लाम में जायज़ है कंडीशन। उसमें ये होता है कि उसमें आप, कुछ लोग कहते हैं कि जी 2-3 महीने गुजर जाएं, उसके बाद फ़ौरन कंसीव करो, जी दोबारा से कंसीव करो। तो एटलीस्ट मदर को थोड़ा टाइम देना चाहिए, उस औरत को, उसकी बॉडी को रिकवर होने के लिए, कि जो जिस प्रोसेस से वो गुजरी है, कि पहले उसकी प्रेगनेंसी हुई, फिर बच्चे में मसला हुआ, फिर टर्मिनेशन कराई, तो उसके अंदर थोड़ा सा उसको कम से कम 6 महीने का गैप ज़रूर होना चाहिए। लेकिन आप अगर साल का गैप रखते हैं तो वो बॉडी बहुत अच्छे से रिकवर कर जाती है। मेडिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपकी एक होती है नॉर्मल डीएनसी जो लोग कराते हैं, ठीक है, एक डीएनसी होती है जो नॉर्मल लोग कराते हैं, जिनमें वैसे अबॉर्ट नहीं होता तो लोग, और कुछ लोग हैं उसमें ये नहीं है कि बस जी ये यूट्रस है, आप पकड़ के खुरचते रहो, उसमें से जो है पीसेस निकालते रहो, डीएनसी कर दो। आपने एहतियात से जेंटली करना है, क्योंकि अंदर से आप सारी लाइनिंग ही खुरच के निकाल दोगे तो वो दोबारा से कंसीव कैसे करेगी औरत। कुछ ऐसे भी केसेस वीकनेस सी हो जाएगी, ठीक है, वीकनेस आपकी, वो वीकनेस नहीं होगी, आप उसके यूट्रस के अंदर वाली लाइनिंग जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद, जो एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन के जो यूट्रस के अंदर आके एम्बेड होना है, वो आप चीज़ ही उसकी वो ख़त्म कर दोगे तो वो आके वो एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे, जाइगोट जो आ रहा है आपके उसके अंदर से, वो कहाँ पे आके चिपकेगा। जब लाइनिंग ही अंदर नहीं होगी तो वो कहाँ पे चिपकेगा। तो ये वो कंडीशंस है जिसके अंदर औरतें फिर दोबारा से कंसीव नहीं कर पाती हैं, ठीक है, कि उसमें उनकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उनको इतना ज़्यादा खुरच दिया होता है कि वो ख़त्म होने के बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो जो मल्टीपल ये इश्यूज़ ज़्यादा उन लोगों के साथ होता है जिनकी बहुत दफ़ा रिपीटेडली जो है वो डीएनसीज़ की गई हो, ये उनके साथ ज़्यादा मसले होता है। अदरवाइज़ 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद यू कैन कंसीव, इसमें कोई इशू। देखिए, जो आपका है कि शादी के फ़ौरन बाद जो आप कंसीव कर रहे हो, इफ़ यू वांट टू कंसीव, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हो, एक तो वो कपल्स हैं जिनका कंसीव हो जाता है, लेकिन हम टाइम स्पैन रखते हैं कि विद इन 1 ईयर आफ्टर मैरिज, ठीक है, अगर आप हस्बैंड के साथ रह रहे हैं, ठीक है, जैसे हम आर्मी में आप देखें कि हस्बैंड्स की पोस्टिंग होती है, हर जगह वो फैमिलीज़ नहीं लेके जा सकते, तो उनकी वाइफ्स कहीं पे रहती हैं, वो कहीं रहते हैं, तो लेकिन वो कहते हैं जब छुट्टी के में वो घर आते हैं तो उनकी बीवियाँ आके कहती हैं हमें कोई दवाई दे दें, हमारा शौहर आया है, हम कंसीव करना चाहते हैं। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि हो सकता है जिस टाइम पे आपका हस्बैंड आ रहा है
ठीक है, घर पे, उस टाइम पे आपके एग्स जो हैं वो आपकी ओवरी रिलीज़ ही नहीं कर रही है। जब आपकी ओवरी ने एग रिलीज़ ही नहीं किया तो वो फिर वो प्रेगनेंसी होगी नहीं, ठीक है। तो उसमें फिर आपके हस्बैंड का आना या ना आने से इस चीज़ का कोई ताल्लुक, आपकी ओवरी में से एग आएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अगर तो विद इन 1 ईयर आप हस्बैंड के साथ कॉन्टीन्यूसली 1 साल रहे हो लेकिन आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर डॉक्टर एडवाइस करते हैं टेस्ट, ठीक है। फिर हम फीमेल के हार्मोनल टेस्ट करा लेते हैं, मेल का सीमन एनालिसिस करा लेते हैं, उसमें देख लेते हैं अगर उसमें आपके कोई डिफिशेंसीज होती हैं फीमेल हार्मोन्स में, साइकिल ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, ओबेसिटी आ जाती है जिसमें जिस रीज़न से नहीं होता क्योंकि बॉडी का इंडेक्स मास BMI बहुत ज़्यादा होता है, मेल के स्पर्म्स कमज़ोर हैं अगर, ठीक है, एक्सेसिव हीट होने की वजह से। बेसिकली जो एयरफोर्स के लोग ज़्यादातर जो होते हैं, जो कि फ़ाइटर्स होते हैं, फ़ाइटर पायलट्स, क्योंकि उनके यूनिफॉर्म्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर जो है ना हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर रखना होता है जिसके अंदर आपका स्पर्म ज़िंदा रहते हैं। तो ज़्यादा हीट होने की वजह से आपके स्पर्म्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़रूरी है स्पर्म्स के सर्वाइवल के लिए। अगर तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, तो उसमें फिर हम जो भी हमारे पास कपल्स आते हैं उनको ये कहते हैं आप फोलिक एसिड आप भी खाएं, आपका हस्बैंड भी खाए, ठीक है, और आप ट्राई करें, ठीक है। अगर कोई मसला नहीं है तो इंशाल्लाह वो फिर अल्लाह की तरफ से है कि अल्लाह मियाँ ने जब देना है, ठीक है। अगर मसले हैं तो फिर आप उन मसलों को ट्रीट करना शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में कभी भी वो नहीं पैदा कर सकती, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, कि कंडीशन क्या है। एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं ओवेरियन फेलियर सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी ओवरी एग फेल हो रही है, ठीक है ना, मतलब ओवेरियन फेलियर है आपका। जहाँ पे आपका ओवेरियन फेलियर आ गया वहाँ पे आप जो है वो नहीं, वहाँ पे आप कंसीव नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एग्स जो हैं उनका एग जो है वो इतने मैच्योर, इतने बड़े साइज़ के नहीं होते, उसमें हमारे पास इंजेक्शंस हम लगाते हैं उन लोगों को। तो मल्टीपल मेथड्स होते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम कर सकते हैं। IVF जो है हमारे पास ट्रीटमेंट है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है, ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जो बाहर के मुल्क, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस कराते हैं जिसके अंदर 2 तरीके हैं। उनमें से एक तो है कि आपका हस्बैंड का ही सीमन लेके आपके अंदर इंजेक्ट किया जाए, ठीक है, एक तो ये मेथड होता है जो बाहर के नॉन मुस्लिम्स यूज़ करते हैं। हस्बैंड का ही सीमन हो उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, हस्बैंड के स्पर्म्स इतने एक्टिव नहीं होते, इतने अच्छे नहीं होते, तंदुरुस्त नहीं होते कि वो प्रेगनेंसी हो सके, तो वो किसी भी रैंडम इंसान के या कोई भी अपना कोई रिश्तेदार ले आता है, उसके स्पर्म्स को उसके शौहर के स्पर्म्स के साथ मिक्स करके इंजेक्ट कर देते हैं फीमेल के अंदर। ये हमारे इस्लाम में हराम है, हमारे इस्लाम के अंदर नहीं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, सरोगेट मदरहुड, कि जी आपकी अगर बीवी खुद बच्चा नहीं पैदा कर सकती फॉर सम रीज़न, या कोई ऐसा मसला हो जाता है कि उसको कि कोई ऑपरेशन करके उसकी यूट्रस निकालनी पड़ गई है, वो पूरी ज़िंदगी नहीं बच्चा पैदा कर सकती, तो लोग क्या कहते हैं, या तो दूसरी शादियाँ करा देते हैं। नॉन मुस्लिम्स कहते हैं सरोगेट मदरहुड। वो हस्बैंड जो है वो कोई और औरत जो है उससे बच्चा पैदा करवा के, बच्चा उस मर्द का ही है, ठीक है, उससे बच्चा पैदा करवा के वो ख़ुद ले लेते हैं। ये इस तरह से इसको सरोगेट मदरहुड कहते हैं। तो वो कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी ऐसी इतनी अच्छी कंडीशन में है कि वो बच्चा पैदा कर सकती है, या कोई ऐसे आपको मसले हैं जिसकी वजह से आपका बच्चा पैदा कभी हो ही नहीं सकता। तो इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव एज होनी चाहिए। कंसर्न सारा ये है रिप्रोडक्टिव एज, द टाइम आपके अगर पीरियड्स बंद होना शुरू हो गए, जहाँ पे आपको फील है कि 40+, 45+ की एज में जो है लोगों के पीरियड्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, उस एज में आप कहो कि आपका बेबी अगर हो जाए, जब पीरियड्स आपके ख़त्म हो गए हैं, आप बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकते।